तो रेडी हैं हम लोग, अपने रजिस्टर्स, पेन, कैलकुलेटर्स सब रेडी हैं हमारे। चलो जो शुरू करते हैं, आज की वर्कशीट की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है ये है आपका सिंगल एंट्री, जो चैप्टर है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बिल्कुल, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, उस चैप्टर से है। और ये काफी, क्योंकि नया चैप्टर आपको पता ही है, नए सिलेबस में ऐड हुआ है, तो ये रिसेंट मॉक टेस्ट पेपर में 10 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आओ रीड करते क्या कहता है। लकी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको याद होगा लेक्चर में मैंने बताया था, इस तरह की लैंग्वेज से हमें पता लगता है कि भाई ये सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है कि भाई लकी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाउएवर ही मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ हिज बैंक ट्रांजैक्शंस and also is able to give the following information from which you are required to prepare his final accounts। तो आपके पूरे चैप्टर में दो ही मेन टॉपिक्स है। एक तो आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड यूज करना, उससे प्रॉफिट वगैरह की कैलकुलेशन करना, और दूसरा होता है आपका फाइनल अकाउंट्स बनाना। तो ये जो क्वेश्चन है ये फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, मतलब आपको ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तीनों चीजें बनानी है। ठीक है, तो 2023 का साल है, मतलब जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर 2023 हो रहा है। तो आपको कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं 1 जनवरी 2023 एंड 31 दिसंबर 2023 के। तो ये आपका ओपनिंग डेट हो गई, ये ओपनिंग डेट हो गई, ये आपकी क्लोजिंग डेट हो गई। तो बेसिकली आपको कुछ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, और जहां पे आपको डैश दे रखा है ना, यहाँ पे डैश का मतलब ये नहीं कि जीरो है, डैश का मतलब कि क्वेश्चन ने छुपा रखा है। जहां जहां भी आपको मिसिंग दिख रहे होंगे बैलेंसेस, आपको देखो 3 जगह मिसिंग दिख रहे होंगे बैलेंसेस, यहां मतलब क्या है कि ये आपको खुद ढूंढने हैं। डैश डजंट मीन कि जीरो है, इट मीन्स कि आपको ये खुद ढूंढने हैं। तो जैसे डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बट क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है बट क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, स्टॉक के दोनों ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है बट ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, और फिक्स्ड एसेट के तो दोनों ही बैलेंसेस दे रखे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। और उसके बाद कुछ डिटेल बता रहा है वो आपको बैंक ट्रांजैक्शंस की। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 3,40,000, तो डेटर से 340 मिले। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन 5,000, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसकी बुक वैल्यू थी 2500 रुपए, बेची हमने 1750 पे। तो इससे क्या पता लगा, हमने ये लॉस पे बेची होगी। अच्छा, पे टू क्रेडिटर 2,80,000, क्रेडिटर को पे करा। एक्सपेंसेस पे करे 49,250 के। इसके अलावा पर्सनल ड्रॉइंग्स है 25,000 रुपए की, और परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट है 5,000, मतलब फिक्स्ड एसेट सेल भी किया है और परचेस भी करा है। इसके अलावा कह रहे हैं नो कैश ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, सारी बैंक में हुई। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कह रहा है कि गुड्स जो हम बेचते हैं दैट इज कॉस्ट प्लस 25%। इसका मतलब ये आपको जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन बता रहा है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन रहता है 25% ऑफ कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट रहता है। और मजे की बात है उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दिया, सीओजीएस बता दिया 2,60,000 का सीओजीएस बता दिया। आपको बनाने हैं फाइनल अकाउंट्स। तो आओ फॉर्मेट बना लेते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, प्रॉपर साफ साफ काम करना है आपको, अपने प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। मतलब आप चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग भी बना सकते हो, नहीं तो दोनों को एक मर्ज करके सिंगल अकाउंट भी बनाया जा सकता है, दोनों भी ठीक होता है, दोनों भी फॉलो किया जा सकता है, आपको जैसा भी ठीक लगे। तो मैं कॉमन बना रहा हूं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, थोड़ा बड़ा सा बना लेंगे ये, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा सा बना लेंगे। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, और इसके नीचे बैलेंस शीट बना लेंगे। तो फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, बैलेंस शीट
एज ऑन 31 दिसंबर 2023। अच्छा, ऊपर ना ये मार्च लिख दिया, बट हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो ये देख लेना, यहां पे भी दिसंबर लिख लो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, और यहां पे भी दिसंबर, तो इसका भी फॉर्मेट बना लो फटाफट से। तो ध्यान रखना भाई, 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्रॉपर आपको वर्किंग्स वगैरह सब कुछ दिखानी पड़ेगी। तो यहां पे आ गई लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, ये हो गए एसेट्स, है ना। और इसके अलावा वर्किंग नोट में आना पड़ेगा, हमें बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आप लगभग समझो जिस जिस भी अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, आपको लगभग सबके अकाउंट के बैलेंसेस वर्किंग नोट में अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट में अकाउंट भी बना लेते फटाफट से, तो बनाते चलो, मैंने आपको सब सिखाया हुआ है कैसे काम करना है। तो देखो, डेटर क्रेडिटर तो मान के चलना लगभग कि बनाना ही बनाना पड़ेगा, आपको याद होगा, मैंने आपको नोट्स में भी लिखवा रखा है कि डेटर क्रेडिटर बैंक, ये लगभग समझ लेना हर क्वेश्चन में आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा एडिशनल अकाउंट भी बनाने पड़ सकते हैं, बट ये तो बनाने ही पड़ेंगे। तो एक डेटर का अकाउंट बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में, वर्किंग नोट नंबर 2 में क्रेडिटर का अकाउंट बना लेंगे, तो ये बन गया क्रेडिटर का अकाउंट। इसके अलावा स्टॉक बनाने की जरूरत नहीं है, बैंक बना लो। स्टॉक में क्योंकि कुछ करना नहीं होता, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे ही रखा है आपको, तो उसमें कुछ ऐसा सच मिसिंग निकलने का कोई स्कोप नहीं होता, तो वो नहीं बनाने की जरूरत। हाँ, बट बैंक अकाउंट बना लेना, क्योंकि बैंक अकाउंट में भी मिसिंग फिगर है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा आपको। तो एक बना लेंगे बैंक अकाउंट, थोड़ा सा बड़ा बनाना क्योंकि बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं। और क्या बनाओगे, वर्किंग नोट नंबर 4 पे आओ, एक फिक्स्ड एसेट भी दे रखा है, इसका भी अकाउंट बना लो, देख लेंगे इसका भी अकाउंट बना के कि इसमें भी कुछ मिसिंग फिगर निकलेगी क्या। एक बन गया फिक्स्ड एसेट अकाउंट। और मजे की बात देखो, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। रीजन मुझे कौन बताएगा? एक पार्ट मैं बता रहा हूं कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, लेकिन रीजन आप बताओगे ऐसा क्यों। चलो, क्योंकि कैपिटल, हाँ शाबाश, वेरी गुड, क्योंकि कैपिटल मिसिंग है। देख लेना क्वेश्चन में उसने कैपिटल नहीं दी, और आपको भली बात ही पता है कि अगर आपको मतलब मेन क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये वाली बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको यहां पे चाहिए होता है कैपिटल। इसी में आप नेट प्रॉफिट ऐड करना, ड्रॉइंग्स माइनस करना, ये सारा लफड़ा करते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेन चाहिए कैपिटल की फिगर, वो नहीं दे रखी। इसलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट यहां पे बनानी पड़ेगी। चलो, तो बना लो ये सारे फॉर्मेट, देख लो वर्किंग नोट में जितने अकाउंट मैंने खींच लिया, आप लोग भी खींच लो, और पहले इतना करके मुझे डन बोलना, फिर हम लोग साथ साथ चलेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। चलो जी, तो जब रेडी हो जाओ तो मुझे बता देना। डन सा। तो बेसिकली अकाउंट्स में मैं बोलूं तो स्टॉक को छोड़ के सबके अकाउंट खोल लिए मैंने, और इसके अलावा मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट भी खोली है कैपिटल ढूंढने के लिए, ठीक है ना। तो आप अकॉर्डिंगली आप भी वो काम कर लो, और आप चाहो तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो रेडी, बाकी सिद्धि के अलावा बाकी सब रेडी, मतलब सिद्धि तो रेडी है, अमन और माधव आप रेडी। चलो, तो देखो तरीका पता है हमको कैसे करना है, बस रिवाइज कर रहे हैं कि कैसे कैसे काम करना है। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस पता है, तो एक एक करके क्वेश्चन में देखो, और जो चीज जहां आनी है वहां पे डालते चलो। तो जैसे डेटर का ओपनिंग बैलेंस, एक तो डेटर अकाउंट में आ जाएगा
तो ये कितना है, 1,02,500। और साथ में क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट भी हम लोग बना रहे हैं तो इसमें एसेट साइड पे आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहां पे भी आ जाएगा डेटर 1,02,500। क्लोजिंग बैलेंस हमें अभी पता नहीं तो वो अभी छोड़ दो, वो हम लोग बाद में निकाल लेंगे। तो डेटर पड़ गया। इसी तरह से क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस पता है, तो आओ क्रेडिटर अकाउंट ये रहा, तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। तो ये है 46,000। और किधर आएगा फटाफट से बताओ, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस मेन बैलेंस शीट में आएगा। हाँ, तो थोड़ी सी मतलब कैपिटल के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर लिखना क्रेडिटर 46,000। तो ऐसे इस तरीके से आप काम करोगे तो आपका मिस नहीं होगा, कभी कुछ गलती नहीं होगी। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ध्यान से ये कहां कहां पे आएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक यहां आ गया, टू ओपनिंग स्टॉक, ये है 50,000। और क्रेडिट साइड पे दो तीन मतलब थोड़ी सी लाइनों की जगह छोड़ के लिखना बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये है आपका 62,500। 62,500, ठीक है ना। यहां हमारा मानो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा और एसेट साइड पे आएगा मेन बैलेंस शीट के, तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे भी लिख देते हैं 62,500। और साथ साथ ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जानबूझ के थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को भी फटाफट करना है काम। तो ओपनिंग स्टॉक 50,000 यहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो देखो सारी जगह हम लोग साथ साथ डालते चल रहे हैं ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। स्टॉक हो गया। अच्छा, बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो एक तो बैंक अकाउंट हमने यहां बना रखा है, तो यहां नीचे थोड़ी सी अच्छी खासी जगह छोड़ के लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये है 50,000। और साथ साथ हमारी क्लोजिंग जो मेन बैलेंस शीट है क्लोजिंग डेट की, उसमें भी आ जाएगा बैंक अकाउंट एसेट साइड पे, बिल्कुल सही, 50,000। सिंपल। तो बैंक भी पड़ गया हमारा। उसके बाद हाँ, जो मिसिंग है वो बाद में निकाल लेंगे, वो तो अभी नहीं कर सकते कुछ। अच्छा, फिक्स्ड एसेट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, तो बैलेंस शीट खुली हुई है तो मैं यहीं से शुरुआत कर लेता हूं। तो फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 9,000। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट अकाउंट पे आ जाओ, ये रहा ओपनिंग बैलेंस यहां टू बैलेंस बीडी, ये है 7,500। क्लोजिंग बैलेंस यहां बाय बैलेंस सीडी 9,000। और लास्टली ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा फिक्स्ड एसेट का, वही एसेट साइड पे फिक्स्ड एसेट 7,500। लो जी, देखो बैलेंसेस पड़ गए सारे हमारे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अब जरा बैंक ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। ये सारी बैंक ट्रांजैक्शन है, तो बैंक अकाउंट में आएगा, मतलब इन सब का इफेक्ट देखो बैंक अकाउंट में आएगा जो कि हमने खोल रखा है, प्लस जो रेलिवेंट क्रॉस पोस्टिंग होगी वो आएगी। तो ये हम दोनों साथ साथ करते चलेंगे। जैसे ऊपर से शुरू करते हैं, रिसीव फ्रॉम डेटर, मुझे बता सकते हो क्या एंट्री होती है? डेटर से बैंक में पैसा मिला, क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बिल्कुल सही। तो देखो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे एक लाइन की जगह छोड़ के लिखना टू डेटर। तो कितना अमाउंट है? 3,40,000। देखते चलना अपने क्वेश्चन में आप, 3,40,000। और साथ साथ मैंने बोला क्रॉस पोस्टिंग करनी है, तो साथ साथ हम डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, करेक्ट, 3,40,000। बस करते चलो ये काम। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन 5,000। चलो, तो कैपिटल आया, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट 5,000। और हमने
कैपिटल के लिए जगह छोड़ी है ना यहाँ पे बैलेंस शीट में, तो यहां पे आप लिख लो प्लस कहीं पे एडिशनल कैपिटल 5000। या फिर हमने एक और काम भी किया था अपने जब क्लासेस में हमने प्रैक्टिस करी थी, हमने कैपिटल अकाउंट भी खोल लिया था वर्किंग नोट में, आप वो भी कर सकते हो। थोड़ा अगर आप चाहते हो आपकी बैलेंस शीट साफ रहे तो आप एक और काम कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट खोल लो वर्किंग नोट में, वहां पे आप पोस्टिंग कर लो, दैट इज ऑल्सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। अच्छा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अब इसके लिए आपको अपना डेप्रिसिएशन चैप्टर थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन पहले चलो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में आ जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार काम किया हुआ है। जब भी सेल होती है तो हम कैसे करते हैं, हम लोग यहां पे बाय बैंक लिखते हैं, यहां सेल वैल्यू लिखते हैं, तो कितनी की सेल हुई 1750। और क्या ये फायदे पे सेल हुआ है या नुकसान पे हुआ है, बुक वैल्यू 2500 है, बेचा 1750 पे, तो लॉस है। कितने का लॉस है, कौन बताएगा फटाफट से, लॉस कितने का है 750 का। तो याद है आपको कैसे काम करते थे, लॉस होता था यहां क्या लिखते थे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बाय पीएनएल, बिल्कुल सही 750, ठीक है ना। आओ जी, सारी जगह मतलब सब कुछ करते चलो। यहां पे टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये सेल आ गई 1750 की, और जो पीएनएल में लॉस है 750 का वो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, तो पीएनएल अकाउंट में आ जाएंगे इधर नीचे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 750। चलो करते चलो ये डन, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, ठीक है, वेरी गुड, ये भी डन हो गया। फिर उसके बाद पेड टू क्रेडिटर्स 2,80,000, बताओ फटाफट, पेड टू क्रेडिटर्स 2,80,000, तो गलत, रॉन्ग, टू बैंक अकाउंट, मतलब क्रेडिटर में अगर कह रहे हो तो गलत है, टू बैंक अकाउंट आएगा 2,80,000, ये तो क्रेडिटर में हो गए, तो मैंने क्रॉस पोस्टिंग पहले कर ली, और बैंक अकाउंट जो आपने बना रखा है, किधर गया बैंक अकाउंट, नीचे है, तो इधर आ जाएगा बाय क्रेडिटर अकाउंट। तो जनरल एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ, तो उसकी ये इस तरह से पोस्टिंग हो जाएगी 2,80,000। चलो ये भी हो गया सिंपल। अच्छा, एक्सपेंसेस पेड 49,250, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में बाय एक्सपेंस लिख देंगे 49,250, एक ये हो गया। और एक्सपेंस का कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा था, तो उसका हमने अकाउंट नहीं खोला, तो डायरेक्टली खर्चा किधर डाल देंगे, पीएनएल अकाउंट में। यहां पे अगर वही प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये सब होता, तो फिर हम एक्सपेंस का भी अकाउंट खोल के अकॉर्डिंगली वो भी एडजस्टमेंट कर लेते, करे थे आई थिंक हमने ऐसे क्वेश्चंस भी, बट इसमें कोई जरूरत नहीं। 49,250, चलो सिंपल डन हो गया। अच्छा, ड्राइंग्स 25,000 की ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही होगी एंट्री, तो बैंक अकाउंट में बाय ड्राइंग्स, तो बैंक अकाउंट में बाय ड्राइंग्स 25,000। और दूसरा बताओ और क्या करोगे इसका, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, शाबाश, बैलेंस शीट में माइनस कर देते हैं यहां पे ड्राइंग्स 25,000। और वही अगर आप अकाउंट बना रहे होते कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के आप डेबिट साइड पे लिख देते हाँ, टू ड्राइंग्स करके, ठीक है ना, अगर बना रहे होते। चलो ये भी हो गया। और लास्ट है परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट 5,000, तो ये तो सिंपल है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाय फिक्स्ड एसेट 5,000, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट अकाउंट में टू बैंक अकाउंट 5,000, सिंपल, देखो बैंक ट्रांजैक्शंस भी डन। अच्छा, लास्ट में उसने एक जानकारी दी थी, लास्ट में उसने एक इंफॉर्मेशन दी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,60,000 का,
और प्रॉफिट जीपी मार्जिन में यहां दिखा देता हूं, जीपी मार्जिन उसने बोला था 25% ऑन कॉस्ट। तो आओ इसके लिए काम करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 6 में आ जाते हैं। एक तो उसने जीपी बोला था कि 25% ऑफ कॉस्ट है, मतलब ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे रखा है कितना, 2,60,000। तो बताओ इससे आपको क्या पता लग गया, आप इससे क्या निकाल सकते हो, देयरफॉर आप डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो सीधा सीधा इसमें तो कोई उल्टी सीधी मैथमेटिक्स भी नहीं है, डायरेक्टली 2,60,000 का 25%। 25%. चलो तो कितना आ रहा है ये, 2,60,000 का 25%, 65,000 आ रहा है, चेक कर लेना, है ना। अच्छा, सीओजीएस पता लग गया, जीपी भी पता लग गया, तो देयरफॉर क्या आपको सेल्स पता लग गई। सेल्स पता है. तो सेल्स इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस जीपी, तो 2,60,000 प्लस 65,000, तो दैट मीन्स मेरी सेल 3,25,000 हो गई। और क्वेश्चन ने कोई कैश सेल की जानकारी नहीं दी, रादर उसने क्लियर कट बोला देयर आर नो कैश ट्रांजैक्शंस। तो इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि सारी की सारी ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स। हाँ, 3,25,000, नॉट 2,25,000, 3,25,000। तो ऑल सेल्स आर माई क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना। तो देखो अब इस जानकारी को आप कैसे कैसे डालोगे। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट मेरा पूरा हो जाएगा, देखना ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता हूं मैं। सबसे पहले इधर लिख देते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट, तो इधर आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट 65,000, और नीचे पीएनएल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 65,000। एक तो ये काम हो गया। अच्छा, सेल्स भी आ जाएगी इधर, बाय सेल्स 3,25,000 की, ये हमने वर्किंग नोट में करा है, सारी कैलकुलेशन दोनों भी ये चीजें हमने वर्किंग नोट में निकाल ली है। अब वर्किंग नोट नंबर लिख दोगे यहां पे, और साथ साथ मैंने बोला सारी की सारी क्रेडिट सेल है, तो आओ डेटर अकाउंट में आ जाएगा इसका 2 सेल्स 3,25,000। मुझे बताओ ओके है ये, Yes, sir. बिल्कुल सही हो गया। तो देखो अब सारी जानकारी जहां जहां मैं डाल सकता था, आई थिंक मैंने सारी जगह डाल दी, मेरे को नहीं लगता कोई चीज मिस करी। तो अब जरा वर्किंग नोट में काम करते हैं, एक एक करके अकाउंट को क्लोज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलो डेटर अकाउंट में आ जाते हैं। तो याद है हमको कि डेटर अकाउंट में उसने क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग बोली थी, हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता था कितनी थी। हाँ, तो अब यहां हमें पता लग जाएगी। अब बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगी। तो मैं यहां पे ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस निकल गई। फटाफट से बताओ कितनी आ रही है। तो टोटल आ रहा है 427,500। तो अकाउंट पूरा क्लोज करना है 427,500, इसमें से 3,40,000 माइनस, 87,500. तो वेरी गुड, ये आ रहा है 87,500। तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई। अच्छा, साथ साथ इसको डालते चलो जहां भी डालना है, हमारे को अपनी मेन बैलेंस शीट में डेटर डालना है। हाँ, तो साथ साथ डालते चलो, मिस नहीं होना कुछ भी। 87,500 बाद में डालने के चक्कर में हो सकता है हमसे छूट जाए, तो साथ साथ डाल लो। 87,500 आ गए मेरे डेटर्स के, तो ये काम खत्म। अच्छा, क्रेडिटर में अभी क्लोज नहीं कर सकता, बताओ क्यों। क्रेडिटर में क्या मिसिंग था, क्रेडिटर में ओपनिंग बैलेंस मिसिंग था, लेकिन अभी क्या मैं निकाल सकता हूं ओपनिंग बैलेंस। जरा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है अभी क्रेडिटर अकाउंट में। तो परचेज. हाँ, परचेज तो डाल ही नहीं अभी, तो फिलहाल तो अभी 2 मिसिंग फिगर है इसमें, ओपनिंग बैलेंस भी मिसिंग है। ट्रेडिंग अकाउंट की तो बैलेंसिंग फिगर होगी, वो परचेज में निकलेगी. अरे वाह, वेरी गुड। तो आप तो बिल्कुल अभी से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, क्या बात है, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही बोला। अब ट्रेडिंग अकाउंट में देखोगे तो ओपनिंग स्टॉक आ गया, सेल आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस चलो कुछ है नहीं, होता तो वो भी आ जाता। तो अब तो एक ही चीज मिसिंग है इसमें, इधर परचेस मिसिंग है, जो इंपॉर्टेंट चीज जो होती ही होती है। तो अब वो मेरी बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी। तो ये भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, जब से ये बात समझ आ ही गई तो इसको छोड़ना क्यों, इसको भी कर लेते हैं
तो 387,500 इसका टोटल आ रहा है। 387,500 -50 -65, तो ये कितना बच रहा है? 272,500। चेक कर लेना भाई। परचेस मेरी कितनी बच रही है? 272,500। अब ये पता लग गई। अब अजम्पशन है भाई, देखो अब हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है, हम एक अज्यूमशन ले रहे हैं। जैसे हम सेल्स में भी बोल रहे थे अज्यूम्ड ऑल क्रेडिट, यहां पे लिख भी देता हूं। वैसी परचेज में भी मैं अज्यूम कर लेता हूं ऑल क्रेडिट। एक तो उसने पहली बोल दिया था कोई कैश ट्रांजेक्शन है नहीं, है ना। और बैंक के थ्रू अगर कोई सेल परचेज होती तो वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो उसने सारी दी थी उसमें बता ही देता, उसने नहीं बताई तो वो उसमें नहीं हुई। तो इट मीन्स कि सारी ही ये भी क्रेडिट पर ही होगी। तो अब देखो मैं यहां पे डाल सकता हूं परचेज 272,500, और मोमेंट ही मैंने डाल दिया तो अब ये मेरा यहां पे बैलेंसिंग फिगर में ओपनिंग क्रेडिटर्स आ जाएंगे। तो देख लेते हैं कितने आ रहे हैं। तो टोटल आ रहा है 3,26,000। 3,26,000 में से 272,500 माइनस हो गए, तो ये बच रहे 53,500। 53,500 के मेरे क्रेडिटर्स बैलेंसिंग फिगर में ओपनिंग क्रेडिटर्स आ गए। और फटाफट बताओ इसको साथ साथ कहां डाल दोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 53,500। चलो डन, ये भी डन हो गया। तो क्रेडिटर अकाउंट भी क्लोज हो गए मेरे। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में क्या मिसिंग फिगर थी? ओपनिंग बैलेंस मिसिंग था शायद, है ना। तो वो इधर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस बीडी। तो लो जी, बैंक अकाउंट भी क्लोज कर दो। तो क्रेडिट साइड का टोटल मारो, 2,80,000 49,250 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 50। तो आई थिंक टोटल आ रहा है, आप लोग भी चेक करते चलना, 4,09,250। 4,09,250। इसमें से माइनस 3,40,000 माइनस 5,000 माइनस 1,750। तो चेक कर लो भाई बैंक का कितना आ रहा है ओपनिंग बैलेंस। यही आ रहा है 62,500। तो ठीक है, तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस आ गया, तो ये भी साथ साथ ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। बैंक 62,500। चलो जी, तो बैंक भी क्लोज हो गया। बस ऑलमोस्ट डन है। फिक्स्ड एसेट पे आ जाओ। तो मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट में बैलेंस किधर बच रहा है? डेबिट साइड में बच रहा है कि क्रेडिट साइड में बच रहा है बैलेंस? नहीं, इधर बच रहा है, हाँ क्रेडिट बचेगा वो क्रेडिट साइड पे बच रहा है। हाँ, तो देखो डेबिट का टोटल 12,500 आ रहा है। 12,500 कितना बच रहा है जरा ये भी बता दो। 1,750 750 और 9,000, 1,000 रुपए का बच रहा है। कितने रुपए का बच रहा है? 1,000 रुपए का बच रहा है। कोई बता सकता है ये क्या होगा मिसिंग फिगर? डेप्रिसिएशन। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। ये डेप्रीसिएशन होगी, बिकॉज सब कुछ आ गया। सेल आ गई, परचेज आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सब कुछ आ गया, लॉस भी पता लग गया हमको। तो एक ही मेन चीज मिसिंग है, दैट इज डेप्रीसिएशन। और अगेन ये एक्सपेंस होता है, ये भी पीएनएल अकाउंट में जाता है। तो इसको हम डाल दे डेप्रीसिएशन को पीएनएल में, है ना। तो टू डेप्रीसिएशन, इसमें भी आप ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर अपना डाल सकते हो। ये हमने वर्किंग नोट में निकाला 1,000 बस। आई थिंक अब आगे का काम आप समझ ही गए। अब लास्ट बस बच गया बैलेंस शीट ओपनिंग वाली, पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। तो वर्किंग्स मेरी सारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये इसमें तो कोई सस्पेंस है ही नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग में बोला था भाई ये हमें बनानी ही क्यों थी, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना था। तो यहां पे मेरा कैपिटल निकल के आ जाएगा, ये भी निकाल लेते हैं। 1,02,500 प्लस 50 प्लस 70,500 प्लस 62,500। तो ये आ रहा है 2,22,500 टोटल।
इसमें से 53,500 माइनस हुए तो आई थिंक कैपिटल बच रहा है आपका 1,69,000 आपका कैपिटल बच रहा है। ये मेरा बेसिकली ओपनिंग कैपिटल आ गया। अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे होते तो वहां पे वो बाय बैलेंस बीडी करके आप ओपनिंग बैलेंस डाल लेते, बट मैंने नहीं बनाया तो मैं इसको अंदर यहां पे सीधा लिख देता हूं 1,69,000 बस। तो लो जी, वर्किंग्स डन। ये भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि अब ये भी हमने वर्किंग नोट में निकाला, नंबर वगैरह डाल के आप कर सकते हो। और अब क्या बचा, अब बस आपको अपना पीएनएल अकाउंट क्लोज करना है। तो पीएनएल में क्लोज करोगे तो आई थिंक नेट प्रॉफिट ही निकल के आएगा। तो टू नेट प्रॉफिट टोटल आ रहा है 65 में से सारे खर्चे हटा दो, 65 माइनस 750 माइनस 49,250 माइनस 1,000, तो नेट प्रॉफिट बच रहा है 14,000 का। नेट प्रॉफिट बच रहा है 14,000 का। और इसका क्या करोगे, इसको अपने बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट 14,000, दैट्स इट। तो आपको कैपिटल भी पता लग जाएगी कितनी है। तो कैपिटल बच रही है 1,63,000 की। 1,63,000 की कैपिटल बच रही है। देख लो भाई कुछ मिस ना हो गया हो। अगर नहीं हुआ तो हमारी बैलेंस शीट मैच कर जानी चाहिए। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल तो 2,09,000 आ रहा है। एसेट भी चेक कर लो, इतना ही आना चाहिए 2,09,000 अगर हमने सब कुछ डाल दिया तो। यस, मेरा तो आ रहा है भाई टोटल बिल्कुल सही 2,09,000। यस सर, हो गई। हो गई मैच। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है भाई, आसान देखो आएगा, लेवल आपका फाउंडेशन लेवल का ही आएगा। इवन तो आपको शायद पता होगा, मैंने डेफिनेटली बताया होगा कि ये टॉपिक वैसे तो सीए इंटर में होता था, लेकिन जब अब आपके पास ये क्वेश्चन जब यहां पे आएंगे आपके फाउंडेशन में एग्जाम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन लेवल के आएंगे। इंटर में थोड़े हाई फाई क्वेश्चन आ जाते थे, थोड़े ज्यादा मतलब मेहनत करने वाले क्वेश्चन होते थे, बट मुझे लगता है आपके लेवल थोड़ा ठीक रहेगा फाउंडेशन में, ठीक है ना। तो इवन तो बच्चे डरते हैं, बच्चे सिंगल एंट्री में फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन से डर जाते हैं, उनको डर लगता है, बट मैं उम्मीद करता हूं आपको तरीका समझ आया होगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं। 10 नंबर का क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो हो गया एक क्वेश्चन डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। जून 2023 के एग्जाम में, मतलब लास्ट ईयर के पेपर में आया है। 5 मार्क्स, मतलब 2-3 अटेम्प्ट पुराना ही क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर ऐसा है भाई, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, 5 का भी देखो आ गया, 6 का भी आया हुआ है और 10 का भी आया हुआ है। और मैं तो आपको बता दूं, एक सीबीएसई निकल जाता है मुंह से, सॉरी, आईसीआई के सैंपल पेपर ने एक बार उन्होंने 15 नंबर का भी डाला हुआ है, 15 मार्क्स का भी डाला हुआ है। तो भाई ये चैप्टर ऐसा है कि कितने भी नंबर का आ जाता है भाई क्वेश्चन, है ना। 4 नंबर से लेके 15 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं बीआरएस से। तो वैसे ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लेते हैं। छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वो कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2022। तो देखो वैसे तो बच्चों ये ईयर एंड है, अगर आप नोट करोगे तो दिख रहा है हमको 31 मार्च जनरली ईयर एंड होता है ना। क्वेश्चन ने आपसे एडजस्टेड कैश बुक नहीं मांगा, बट मैंने आपको शायद बताया हुआ होगा भाई, अगर ईयर एंड पे आप बना रहे हो बीआरएस 31 मार्च या 31 दिसंबर इस तरह की डेट पे बना रहे हो, जो कई बार ईयर एंड हो सकता है, तो आप अपनी अजम्पशन डाल के एडजस्टेड कैश बुक बना भी सकते हो, नहीं तो आप बिना बनाए भी कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है। हालांकि मैं तो एडवाइस देता हूं बच्चों को, भाई ज्यादा इधर उधर सोचो मत, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में मांग रहा है एडजस्टेड कैश बुक तो बनाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं अपना काम बढ़ाने की। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम
एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाएंगे, बट अगर आप बाद में गूगल पे जाके ये जून 2023 का सजेस्टेड आंसर देखोगे ना, तो इंस्टीट्यूट ने दोनों भी आंसर दे रखे हैं, विदाउट एडजस्टेड कैश बुक भी दे रखा है, विद एडजस्टेड कैश बुक भी दे रखा है। बट आपको नहीं टेंशन लेनी, आप सिंपल रखो अपने लिए, भाई मांगेगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। यहां नहीं मांगा, सिर्फ उसने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांगी है, तो सर हम भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो आओ एक काम करो, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं पूरा, फॉर्मेट पे जरूर फोकस करना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2000, क्या है डेट, 2022 है, 2022। भाई हेडिंग वेडिंग ध्यान से डालना, बच्चे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्लो में आके फॉर द ईयर एंडेड लिख देते हैं, सब मिक्सअप कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस एज ऑन लिखने की जगह फॉर द ईयर एंडेड लिख देते हैं। और मैंने तो एक आध बच्चों के पेपर में बैलेंस शीट भी फॉर द ईयर एंडेड देख रखी है। तो प्लीज अपने बेसिक बिल्कुल ध्यान से अच्छे से प्रॉपर हेडिंग डालना। मैं बार बार बोलता हूं भाई, क्योंकि जो एग्जामिनर आपके पेपर चेक करते हैं वो आपको कोई भी पर्सनली नहीं जानता, तो एग्जामिनर आपके बारे में जो भी इंप्रेशन बनाएगा वो आपका पेपर देख के ही बनाएगा। तो अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे जो बाकी बच्चों के हटके होगा, बीआरएस तो हर कोई लिखता है भाई, हर दूसरा बच्चा हेडिंग में बीआरएस लिखता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर पूरा लिखोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड या सॉरी एज ऑन जो भी है, तो आप बाकी बच्चों से अलग हो जाओगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो आपको बाकी बच्चों से अलग बनाती है ना। बाकी आपको फॉर्मेट तो पता है, प्रेजेंटेशन हमने सीखी हुई है भाई, हम सिंपल अपना प्लस माइनस अप्रोच फॉलो करते हैं। तो यहां प्लस हो गया, यहां माइनस हो गया। चलो जी, तो बना लो आप भी ऐसा फॉर्मेट, बस फिर पढ़ते चलेंगे और करते चलेंगे। चलो रेडी, यस सर। आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसने दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ध्यान से, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो स्टार्टिंग बैलेंस उसने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है। तो आओ लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कितना है ये, 15 लाख कुछ था, 15,50,750। और आपको याद है ओवरड्राफ्ट होता है तो हम किसके नीचे लिखते हैं, माइनस के नीचे, 15,50,750। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपका हाथों का खेल है, ट्रिक याद होगी आई होप सो आपको। एक हाथ आपका कैश बुक है, एक हाथ आपका पासबुक है। मैं जनरली बोलता हूं राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। हम राइट हैंड से शुरुआत कर रहे हैं, हमें लेफ्ट हैंड पे आना है, कैश बुक से पासबुक पे आना है, बस ये याद रखना है। और एक एक पढ़ते चलो, एडजस्टमेंट्स या जो भी है और उसको करते चलो। तो बोल रहा है चेक डिपॉजिटेड ऑन 15th February, क्रेडिटेड ऑन 5th April 2022। 5th April 2022 का मतलब हो गया आफ्टर 31st मार्च, मतलब हमारी बीआरएस की डेट के बाद हो रहा है। चेक डिपॉजिट होके हमारी बैंक पासबुक में क्रेडिट बाद में हो रहा है। तो मतलब क्या है भाई, हमने जब चेक जमा करा तो हमने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, लेकिन अभी पासबुक 31st मार्च तक नहीं बढ़ी। तो अब हमें कैश बुक से पासबुक में आना है, तो क्या करेंगे बताओ, हमें राइट से लेफ्ट आना है, माइनस करेंगे। चलो वेरी गुड, तो लिख लेते चेक डिपॉजिटेड but not credited in passbook। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, कितना अमाउंट है, 12,50,000। तो ये माइनस के नीचे 12,50,000। चलो ये डन हो गया, दिस इज ओके।
सेकेंड पढ़ो, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 31st मार्च बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ये तो बड़ा सिंपल है, इंटरेस्ट डेबिट किया है बैंक ने, मतलब इंटरेस्ट हमारे बैंक से काटा है ना, यही मतलब है। तो काटा तो क्या हुआ, पासबुक कम हो गई, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड में नीचे कर रहा हूं, आप देख लो अपना। तो अब हमें कैश बुक से पासबुक में आने के लिए क्या करना है, माइनस करना है, बिल्कुल सही। तो लिख लेते इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चलो जी, कितना अमाउंट था इंटरेस्ट का, 175,500। ये भी हो गया। चलो थर्ड पढ़ते हैं, चेक्स इशूड बिफोर 31st मार्च बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ये तो सिंपल, अगेन वही टाइमिंग डिफरेंस है, इसको हम टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। तो चेक इशू करा, हाँ चेक इशू करा, राइट हैंड नीचे, कैश बुक कम, लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, तो पासबुक में नहीं हुआ कुछ, तो राइट हैंड क्या करना है, ऊपर करना है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या खाली बट नॉट प्रेजेंटेड भी चल जाएगा। ठीक है सर, कितना अमाउंट है इसका, 7,75,000। ठीक है सर, ये भी डन। फोर्थ पढ़ो, ऑन 10th मार्च 2022 बैंक क्रेडिटेड इन टू ए लिमिटेड, मतलब हम लोग ए लिमिटेड है, देख लो उसने ऊपर कहीं बताया होगा, ये रहा फॉर ए लिमिटेड। तो बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में कुछ अमाउंट क्रेडिट कर दिया, 1,50,000 का, गलती करी बैंक ने। तो बैंक ने क्या किया, कुछ अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट करा, मतलब हमारा अकाउंट, मतलब हमारा बैंक बढ़ा दिया, हमारा पैसा बढ़ा दिया। तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बोला अमन ने, करेक्ट। तो अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक इन एरर, इंग्लिश लिख लेना बस, कुछ भी अपने हिसाब से सही होनी चाहिए बस। तो ये हो गया 1,50,000, तो ये भी प्लस। उसके बाद फिफ्थ, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31st मार्च। तो ये फिर वैसा ही पॉइंट है, ये फर्स्ट जैसा ही पॉइंट हो गया कि हमने कुछ ड्राफ्ट, मतलब डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट करा, कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन अभी बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो अब क्या कर दें, इसको माइनस कर देंगे। तो ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है सर, तो इसका अमाउंट है 12,75,000। चलो सिक्स्थ, बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी। तो ये आपको थोड़ा सा अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज से भी लिंक करना है कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन हम एक पढ़ते थे, उसमें क्या हुआ कि एक बिल हमने मानो कलेक्शन के लिए भेजा हुआ था, वो हमें पैसा मिल गया, तो हमारे बैंक में पैसा आ गया, हाँ, तो बैंक ने हमारा पासबुक बढ़ा दिया, बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी, मतलब हमें अभी पता नहीं लगा कि बिल कलेक्ट हो चुका है, तो हमने कैश बुक नहीं बढ़ाई, हमने कैपिटल बढ़ा देंगे। अब बढ़ा देंगे, बिल्कुल सही। तो लिख लेते हैं इंग्लिश के साथ, तो बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड इन बैंक, क्रेडिटेड इन बैंक। तो कितना है अमाउंट, 9,45,000। चलो ये भी डन हो गया, ऑलमोस्ट खत्म, बस 2 पॉइंट रह गए। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो ये तो आसान पॉइंट है, हाँ माइनस हो जाएगा। चलो तो बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, 2,85,000। ठीक है, और लास्ट है
ऐसा पॉइंट स्टडी मटेरियल में भी था, मुझे याद आ रहा है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक नॉट एडवाइस टू द कंपनी। मतलब ये है, ज्यादा मत सोचो, इट मीन सिंपली कि हमें सब्सिडी मिली, इतने पार्ट पे फोकस करो कि हमें कोई सब्सिडी रिसीव हुई, डायरेक्टली बैंक में रिसीव हुई, लेकिन वही बात है हमें अभी पता नहीं लगा। तो मतलब वही है, पासबुक तो बढ़ गई, हाँ, कैश बुक नहीं बढ़ी, तो अब प्लस कर देंगे सब्सिडी रिसीव्ड डायरेक्टली इन बैंक। ठीक है सर, तो कितना अमाउंट है इसका? 17,50,000। दैट्स इट। अब आगे का स्टेप सिंपल है, वही लेजर जैसे क्लोज करते, कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। तो कौन से प्लस का टोटल ज्यादा आ रहा है कि माइनस का टोटल ज्यादा आ रहा है? ऊपर ऊपर से एक आइडिया लगाओ, चेक कर लो। माइनस का ज्यादा आ रहा है, तो कितना आ रहा है? 15,50, 750 प्लस 12,50 प्लस 175, 500 प्लस 1275 प्लस 285, तो कितना आ रहा है भाई? 45, 36, 250। 45, 36, 250, 45, 36, 250। यहां बैलेंस बच गया कितना? -7,75,000 -150 -9,45,000 -17,50,000। तो ये बच रहा है 9,16,250। माइनस का टोटल ज्यादा आने का मतलब कि बैलेंस वही अभी भी अनफेवरेबल बैलेंस है, और ये एज पर पासबुक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, या तो डेबिट बैलेंस लिख लो, या वही क्वेश्चन ने जैसे वर्ड यूज किया था ओवरड्राफ्ट, एज पर पासबुक, और नहीं तो बैंक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब मतलब इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, अब यहां बैंक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। दिस इज माई फाइनल आंसर। चलो डन हो गया, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर बता दो भाई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है इंस्टीट्यूट, इन्वेंट्रीज का है, बिल्कुल सही। तो इन्वेंट्रीज चैप्टर में मई 2022, ये तो एक मैंने अटेम्प्ट का उठाया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपके स्टडी मैट में भी देखना ऐसा क्वेश्चन डिट्टो बिल्कुल अवेलेबल है आपके पास। तो क्या कह रहा है देखते हैं। जेड एंटरप्राइजेस फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। है बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन देखा जाए तो। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2020, तो ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 है, तो दैट मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक बता रहा है। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, ओके। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए 28 लाख के। सेल्स उसने इतनी बता दी 2,08,80,000, ठीक है ना। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। इसमें ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, मेन यही है, मतलब पूरी क्वेश्चन की जान यही है। बाकी बड़ा सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, डेट पे ध्यान देना, 31 मार्च 2020 मतलब आपको वो एक तरह से ये ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक जब हमने निकाली थी, a sum of rupees 2,40,000 was written off for a particular item which was originally purchased for rupees 8 lakhs। कह रहे कि जब हमने ओपनिंग स्टॉक निकाली थी तो हमने कोई 2,40,000 रुपए का उड़ा दिया था बैलेंस, जिसको हमने खरीदा ओरिजिनली था 8 लाख रुपए पे, ठीक है ना। दिस आइटम वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फॉर 6,40,000। तो जरा ध्यान से बात को समझना। वो कह रहे हैं कि हमारे ओपनिंग स्टॉक में एक ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जिसकी वैसे कॉस्ट थी 8 लाख रुपीस की, लेकिन किसी कारणवश हमने इसमें से कुछ पैसा उड़ा दिया, हमने इसमें से 2,40,000 रुपए राइट ऑफ कर दिया। तो अब वैसे इसकी बैलेंस कितना हो गया होगा? अब इसका बैलेंस हो गया होगा 5,60,000। तो अब मेरे इस स्टॉक की बुक वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो आ रही होगी 5,60,000 की। ये मैंने बेची कितने पे? ये मैंने 6,40,000 पे बेची। तो ये बेचने पे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ?
रादर मुझे बोलना चाहिए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हुआ, 80,000 का। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ड्यूरिंग द ईयर मेरी सेल, उसने देखो मेरे को सेल बताई थी टोटल 2,08,80,000 की। इसमें से एक सेल है मेरी कितने रुपए की, 6,40,000 की, जिसमें मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कितने का कमाया है, मैंने 80,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। हाँ, अच्छा, एक्सेप्ट फॉर द अबव ट्रांजैक्शन रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 1/3 ऑन कॉस्ट। कह रहे कि इसके अलावा बाकी जो मेरी सेल होती है उस पे मैं कॉस्ट का 1/3 अपना ग्रॉस प्रॉफिट कमाता हूं। तो आपको शॉर्टकट याद है भाई, अगर कॉस्ट का 1/3 है तो इस सेल्स का कितना होगा, शॉर्टकट याद है, सेल्स का कितना होगा, याद है कि नहीं है? 1/4। तो शॉर्टकट नहीं याद कि आपको 1/n ऑफ कॉस्ट, मैंने बताया होगा, पक्का से बताया होगा ये 1/1n ऑफ सेल्स। ये तो मैं हर लेवल पे बताता हूं भाई, 11th वालों को भी बताता हूं, 12th को भी बताता हूं, फाउंडेशन पे भी बताता हूं, इंटर में भी बताता हूं, हर जगह बताता हूं मैं, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह आता है। तो नहीं याद तो भाई देख लो, अगर 1/3 ऑफ कॉस्ट है दैट मीन सेल्स का जीपी का रेट कितना होगा, 1/4। हाँ, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी है 31 मार्च 2021 का, ठीक है ना। तो देखो एक सिंपल तरीका, इंस्टीट्यूट भी मानता है ये तरीका करने का। या तो आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो स्टेटमेंट फॉर्म में बच्चों को होती है कंफ्यूजन, बच्चों को आदत है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की, तो आप एक बना सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट। आप ट्रेडिंग अकाउंट बना दो फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो देखो सिंपल तरीका सिखा रहा हूं आपको मैं, बिल्कुल कैसे आप काम कर सकते हो। एक बना लो आप ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपको अच्छे से पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कहां कहां क्या क्या चीज आती है। जैसे सबसे पहले यहां आता है ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक, चलो तो ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है वो सब यहां पे दे रखा है, ये रहा 28 लाख रुपए का टोटल ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। अच्छा, फिर परचेजेस दे रखी हैं, तो टू परचेजेस तो परचेजेस है 1,38,40,000 की, 1,38,40,000 की, ठीक है। तो ये तरीका आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। शायद स्टडी मटेरियल में नहीं दिखा रखा है तरीका, बट सजेस्टेड आंसर में है ये इसी क्वेश्चन के, तो मैं आपको बता रहा हूं इंस्टीट्यूट मानेगा ये आपका आंसर, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैंने बोला था, हालांकि हमने वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सीखा हुआ है, कहां डालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, हाँ, बट वो हम यहाँ पे बना नहीं रहे, तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ही डाल देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं, 28 लाख के। ये हो गया। सर एक डाउट है इस क्वेश्चन से। अगर क्वेश्चन से अलग है तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें। हाँ सर, मतलब है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ना। नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बना रहे ना हम अभी फिलहाल। हाँ, पहले अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना बीच में, फिर नहीं तो फ्लो बिगड़ जाएगा, फिर पूछ लेना आप, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 28 लाख रुपीस के हमने डाल दिया। अच्छा, सेल्स 2,08,80,000, तो बाई सेल्स 2,08,80,000। इसके अलावा हमें पता है यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और इसके अलावा हमारा यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का मतलब स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021। बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे मांग रहा है, क्वेश्चन ने मांगा क्या है आपसे, अल्टीमेटली उसने आपसे बोला है कि बताओ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021। तो इन सिंपल वर्ड्स वो आपसे क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल सही, क्लोजिंग स्टॉक मांग रहा है। तो अगर अब हम कुछ जुगाड़बाजी करके बताओ, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल ले कि कितना होगा, बाकी चीजें हम डाल चुके, तो ये एज अ बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा, राइट। तो बस अब ये जुगाड़बाजी है कि सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जीपी कैसे निकालेंगे, यही जुगाड़बाजी है। तो अब ध्यान से देखो,
मेरी टोटल सेल्स कितनी है वैसे? 2,08,80,000। अब इस सेल्स के मैं देखो दो हिस्से कर रहा हूं, क्या दो हिस्से, अभी समझ आ जाएगा। एक मैं बोल रहा हूं नॉर्मल सेल्स, एक मैं बोल रहा हूं अब नॉर्मल सेल्स। देखो नॉर्मल सेल्स वो वाली सेल्स है, जिसमें हम लोग जीपी जो कमाते हैं, क्वेश्चन ने बोला था 1/3 ऑफ कॉस्ट, या दूसरी भाषा में जिसमें हम 1/3 ऑफ सेल्स का जीपी कमाते हैं, ये मेरी नॉर्मल सेल्स है। क्योंकि जनरली जो मैं सेल करता हूं, वैसे नॉर्मल जो मेरी सेल होती है वो उस पे मेरा जीपी का रेट ये रहता है। लेकिन इसमें हमने एक अब नॉर्मल आइटम का सेल करा था, जो हमने अलग उस पे करा था, उसको मैं बोल देता हूं अब नॉर्मल सेल्स। तो आओ फटाफट से, मैंने क्वेश्चन पढ़ते हुए आपके साथ एक्चुअली डिस्कस कर लिया था। उसने बोला था कि एक सेल है मेरी 6,40,000 की, जो मैंने कुछ अलग इन्वेंट्री पे करी थी, जिसमें से मैं कुछ राइट ऑफ कर चुका था। तो मुझे बताओ, अगर ये अब नॉर्मल सेल मैं बोल देता हूं 6,40,000 की है, तो रिमेनिंग मेरी नॉर्मल सेल कितनी की होगी? क्या आप ही निकाल सकते हो? मेरी बची हुई सेल कितनी की होगी? 2,08,80,000 में से 6,40,000 की तो मेरी नॉर्मल सेल है, तो बची हुई सेल कितनी की हुई? 2,02,40,000। सही है, यही आ गई। तो अब मुझे बस बता दो इस सेल पे कितना जीपी होगा और इस सेल पे कितना जीपी। अरे भाई, अब नॉर्मल सेल पे जीपी तो मैं ऑलरेडी आपके साथ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही बता चुका था। नहीं, मैं इस वाली सेल पे कह रहा हूं पहले। नहीं, फिर गलत। इस सेल पे मैं कितना जीपी बता चुका था भाई? 80,000 का जीपी कमाया था ना। 8 लाख का स्टॉक था, उसमें से 2,40,000 हमने राइट ऑफ करे थे, तो 5,60,000 का स्टॉक बचा था, जिसको मैंने 6,40,000 पे बेचा था। तो इस पे कितने का जीपी कमाया था हमने? 80,000 का जीपी कमाया था। तो 6,40,000 माइनस 5,60,000, और बची हुई सेल पे मैं 1/4 का जीपी कमाता हूं। तो बची हुई सेल मेरी 2,02,40,000 की है, इसका 1/4 मैं जीपी कमाता हूं। तो ये भी निकाल लो कितना आ रहा है। 2,02,40,000 का 1/4, तो ये आ रहा है 50,60,000। 50,60,000। मुझे बताओ ये कैलकुलेशन क्लियर हुई? क्योंकि मैंने बोला ना, क्वेश्चन की जान ही ये है बस जान। भाई टोटल सेल में से मैंने एक सेल अलग करी, जो अलग स्पेशल सेल मान लो, जो क्वेश्चन ने बताया था कि भाई इतनी वैल्यू की स्टॉक हमने इतने पे बेची, तो उसमें मुझे सिंपल जीपी पता लग गया, 80,000 का आ गया। और बची हुई सेल पे उसने बोला था हम 1/3 ऑफ कॉस्ट का जीपी कमाते हैं, तो मैंने शॉर्टकट लगा दिया। 1/3 ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है 1/4 ऑफ सेल्स, राइट? हाँ, तो अकॉर्डिंगली मेरी जीपी ये निकल के आ गई। बस टोटल जीपी क्या होगी, इसका टोटल कर लो, दोनों का टोटल कर लो, तो कितना आ रहा है? 51,40,000। तो मेरी टोटल जीपी कितनी आ रही है? 51,40,000। तो इसको पुट कर दो यहां पे, 51,40,000। अब क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, तो 28 लाख प्लस 1,38,40,000 प्लस 28 लाख प्लस 51,40,000, तो टोटल आ रहा है 2,45,80,000। 2,45,80,000। इसमें से 2,08,80,000 माइनस कर दिए, तो ये बच गया 37 लाख। तो फाइनल आंसर मेरा मैं यहां लिख देता हूं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2021 is equal to rupees 37 lakhs. This is the final answer. चलो जी, ओके, ठीक है। चलो तो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम?
कर लेना भाई ये क्वेश्चन अच्छे से, अगर प्रॉब्लम है तो एक बार और अच्छे से कर लेना। 5 नंबर का ही आता है क्वेश्चन और बहुत बार आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो जी, तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आओ। क्वेश्चन नंबर 4 मॉक टेस्ट पेपर का, अगेन नवंबर 2023, 10 मार्क्स, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। और वैसे अगर मैं बोलूं 12th के लेवल का क्वेश्चन है, देखा जाए तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। कह रहा है द बैलेंस शीट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मेसर्स पिजन एंड एसोसिएट्स कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्टनर्स पी एंड क्यू who were sharing profits and losses in the ratio of 5:3 respectively। ठीक है, तो बस 2 पार्टनर है P और Q, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3। द पोजीशन एज ऑन 31st March 2023 वाज एज फॉलोज। तो आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। अच्छा, इस बैलेंस शीट में नोट करना, एक P&L अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 1,12,000 का। वो कह रहा है ऑन द अबव डेट आर वॉज एडमिटेड, मतलब एडमिशन का क्वेश्चन है सिंपल। आर एडमिट हुआ एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। आर शुड गेट 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। आर ब्रॉट ₹2,40,000 एज इज कैपिटल एंड ₹32,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो बिल्कुल डायरेक्ट सब कुछ बता रखा है कि कितना कैपिटल आया और कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। सर वो 32,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। प्लांट एंड मशीनरी वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, तो प्लांट एंड मशीनरी को 15% से कम करना है। लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी एप्रिशिएटेड बाय 40%, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 40% से बढ़ाना है। हाँ, अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है हमको 5% डेटर का, तो ये एक लॉस है। An unrecorded liability of ₹6,000 for repairs to building would be recorded in the books of the accounts। तो देखा जाए भाई साहब, अगर मैं C से लेके E तक के पॉइंट्स की बात करूं तो ये सारे किसके पॉइंट्स हैं? हाँ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अच्छा, फिर F पढ़ते हैं। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है, 12th में भी होता था, कोई नया पॉइंट नहीं है। Immediately after R's admission, goodwill brought by him should be adjusted among old partners। यार ये पॉइंट ना भी लिखता तो आपको पता है भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करते हो आप, जो गुडविल लाता है पार्टनर, इसको आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देते हो, बांट देते हो सिंपली। वही कह रहा है, ये ना भी बताता तो आप यही करते ना, तो ये तो कोई काम की जानकारी है नहीं। अच्छा, देयर आफ्टर द कैपिटल अकाउंट ऑफ old partners would be adjusted through the current accounts of partners in such a manner that the capital accounts of all the partners would be in their profit sharing ratio। तो देखो, ये जो लाइन उसने पहली वाली बोली थी ना, पहली वाली लाइन कि भाई आर की एडमिशन के बाद हम लोग गुडविल को एडजस्ट करेंगे, देयर आफ्टर उसके बाद ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को हम लोग करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे ताकि उनके कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। इसको मतलब पूरी लाइन का पढ़ने का मतलब यह है कि वो आपको हिंट दे रहा है कि अब आप जब कैपिटल निकालोगे तो जो नया पार्टनर है, कौन है नया पार्टनर? आर है। आप उसका बेसिस लेके, उसका बेस लेके आप टोटल कैपिटल निकालोगे। तो ये आपका कैपिटल जो आपको एडजस्ट करना है वो नए पार्टनर के कैपिटल को बेस लेके करना है, ये आपको हिंट दे रहा है। इसीलिए उसने पूरी इस तरह से लैंग्वेज बनाई कि भाई आर की एडमिशन के बाद ऐसे गुडविल एडजस्ट होगा, उसके बाद हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें आर के कैपिटल को बेस लेके कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है और उसके लिए हमें करेंट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। सब करेंगे, अभी क्या करना है अभी बस डिस्कस कर रहे थे, बाकी हम अभी इसको करेंगे सॉल्व। प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रिपेयर नहीं करना, मतलब वो आपसे कैलकुलेट करने बोला है, कि बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है और आपको बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडमिशन ऑफ आर। तो एक काम करें, बाकी तो अकाउंट बना ही लेंगे हम लोग, क्या आप मुझे सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के बता सकते हो?
सबसे पहले क्या हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो, आर का शेयर कितना? 1/5। आर का शेयर 1/5 है। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया। हमने सारे केसेस करे थे, न्यू रेशियो निकालने के, गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सब सीखा था हमने। तो अब क्वेश्चन साइलेंट है, तो कैसे निकालोगे आप न्यू शेयर? आप बोलोगे रिमेनिंग शेयर कितनी है? रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5, तो ये होगी 4/5। अच्छा, ओल्ड रेशियो कितना था? 5:3 वॉज द ओल्ड रेशियो। तो आप इसको क्या करोगे? इसको 5:3 में बांट दोगे बाकी पार्टनर्स में, पी और क्यू में। याद आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कुछ नया लग रहा है? हाँ, तो 4/5 इंटू 5/8, 4/5 इंटू 3/8। हाँ, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 4 2 सा हो रहा है दोनों जगह, तो ये बच गया 5/10, ये बच गया 3/10। और आर का कितना है? आर का रेशियो 1/5 है, और नीचे 10 लाने के लिए ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देने का? 2 से मल्टीप्लाई कर देने का। तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो गई? 5:3:2। सही है। अच्छा, कोई मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता सकता है कितना होगा? जितना उन्होंने दिया है मतलब उसका ही होगा। हाँ, तो याद आ गया, पहला केस था ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। करेक्ट। तो 5:3 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा। ये इसलिए हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमें प्रीमियम फॉर गुडविल इस रेशियो में बांटना पड़ेगा। चलो जी, बस हो गया काम ये मेन। अब आगे का काम क्या है भाई? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। आई थिंक ये तो आप बना ही सकते हो, कोई भी ट्रिकी पॉइंट नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है सारे। चलो जी, तो फटाफट से वापस से रीड करते हैं और सारी एडजस्टमेंट करते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी, अरे 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 इधर आ जा। प्लांट एंड मशीनरी वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%। तो टू प्लांट एंड मशीनरी लॉस है, डेबिट आ जाएगा डेबिट में। तो कितना आ रहा है? टू प्लांट एंड मशीनरी 15%। तो कितनी है प्लांट एंड मशीनरी? 1,70,000, इसका 15%। तो कैलसी पे कर लेते हैं 15%, 25,500 चेक कर लेना, 25,500। चलो, ये हो गया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग था, शायद वो अप्रिशिएट करना था 40% से, तो इसका 40%। तो 3,80,000 का 40%, तो 1,52,000 आ रहा है। तो इधर लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,52,000। चलो, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेबिट साइड में आ जाएगा। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% निकाल लिया, कितना है? हाँ, इसका 5%, तो सही जवाब 3,000। और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स करके कुछ था, तो मैं आउटस्टैंडिंग, आप इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दो, सीधा सीधा बात ही खत्म। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो वो कितने का है? 6,000 रुपए का। चलो जी, बस आई थिंक और तो कोई पॉइंट नहीं है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट ही आ रहा है सर, क्रेडिट साइड पे इतनी बड़ी अमाउंट आ रही है, तो टू प्रॉफिट, तो 1,52,000। हाँ, चलो कितना आ रहा है ये? माइनस 25,500, 3,000, 6,000। तो कितना आ रहा है प्रॉफिट? 117,500। ये किस में बटेगा? पी और क्यू में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बट रहा है एग्जैक्टली क्या? तो 73,437.5, 73,437.5
4462.5। आप ऊपर नीचे राउंड ऑफ कर सकते हो, एक को 1 रुपए ऊपर, एक को 1 रुपए नीचे, ऐसे भी राउंड ऑफ कर सकते हो। मेरा एग्जैक्ट क्योंकि 0.5 आ रहा है तो मैं पूरा ही ले रहा हूं 0.5, ठीक है ना। नहीं तो आप एक को, किसी भी एक को 1 रुपए ऊपर राउंड ऑफ करके दूसरे को नीचे राउंड ऑफ कर दोगे तो भी बराबर बात हो जाएगी। जैसे पी को आप 438 ले लेना और क्यू को आप 62 ले लेना, तो भी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, आई थिंक ये तो हो गया। अब बना लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो, तो P Q R, P Q R, सॉरी, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD, P और Q का कितना कैपिटल है, इधर आओ। 410 एंड 330। और क्योंकि PNL भी तो है भाई, PNL भी तो बटेगा, तो बाय PNL अकाउंट। तो ये बट रहा है भाई 5:3 में बांटना है ओल्ड रेशियो में, तो 1,12,000 डिवाइड बाय 8। चलो थैंक गॉड ये बट रहा है। तो ये बट रहा है 70 और 42, 70 और 42। अच्छा हाँ सही, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं। तो कितना कितना है, 73 437.5 और 44 62.5। आर कैपिटल लेता है। हाँ, तो एंट्री याद है, एंट्री क्या होती थी, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल की। हम लोग 12 से अलग सीखा था हमने। बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, है ना। मैं एंट्री बस याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं। तो कितना कैपिटल आया वो, 2,40,000 का। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है हमने सीखा था डायरेक्टली बांट लेते हैं। हाँ, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी 5:3 में। करेक्ट। तो 32,000 बांट लो, कितना बटेगा, 8 4 4 5 20 4 3 12, तो 20 और 12, तो टोटल हो गया 2,72,000। तो मैंने जस्ट याद दिलाने के लिए एक बार एंट्री लिख ली, वैसे एग्जाम में जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। आप डायरेक्टली इसकी पोस्टिंग कर लो। तो मैं यहां पे सीधा क्या लिखूंगा, बाय बैंक। हाँ, तो P और Q में तो गुडविल आ जाएगा 20 और 12, और R में क्या आ जाएगा, 2,40,000 का कैपिटल। चलो जी, हो गया आई थिंक, और तो कुछ है ही नहीं। एडजस्टमेंट सारी हो गई, और तो कुछ है नहीं। गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, PNL बढ़ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब सिर्फ बच गई कैपिटल वाली, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट। तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं, वो भी बहुत आसान है यार, अगर मतलब आपको याद हो तो थोड़ा थोड़ा। तो हमने बोला आर का कैपिटल कितना है, एक काम करो यहां लिख ही लो, टू बैलेंस कैरेड डाउन, टू बैलेंस कैरेड डाउन। तो आर का कैपिटल का बैलेंस कितना है, 2,40,000 बच रहा है। तो ये आर का कैपिटल है 2,40,000। तो हमने बोला, इधर आ जाते हैं, हमने बोला आर का कैपिटल है 2,40,000, और ये कितने प्रॉफिट शेयर के लिए है, 1/5 प्रॉफिट शेयर के लिए है। तो मुझे बताओ यूनिटरी मैच लगा के, तो देयरफॉर आप बता सकते हो कि टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की। हाँ, 2,40,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 1/5, 5/1, तो ये 12 लाख आ गया। तो ये मेरी टोटल कैपिटल हो गई 12 लाख की। अगर मैं ये टोटल कैपिटल में 12 लाख मान लू, हमने बोला कि इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आना है, तो PQR, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी निकाली, नहीं वाली, 5:3:2। हाँ, तो बांट सकते हो इसको, 5:3:2 में बांटो जरा। तो 1,25,000,
हाँ, पी का कितना 6 लाख, सही जवाब। क्यू का कितना 3,60,000 और आर का तो वैसे जरूरत ही नहीं, आर तो वैसे ही निकाला ही, उसका बेस लेके किया था तो 2,40,000 ही आएगा घुमा के। बट मेन क्या है, पी का कैपिटल कितना हो गया 6 लाख, क्यू का कितना हो गया 3,60,000। हाँ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरे पी और क्यू के क्लोजिंग बैलेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएंगे। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, टू बैलेंस कैरेड डाउन में पी का 6 लाख और क्यू का 3,60,000। तो कर लो, आप भी कर रहे हो ना साथ साथ। मुझे पता है मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, जानबूझ के फास्ट कर रहा हूं मैं। चलो, अब बस क्या करना है, देखो आर का तो कैपिटल अकाउंट एज इट इज क्लोज हो ही गया, मेन बचा पी और क्यू का। तो अब बैलेंस किधर बच रहा है, पी और क्यू का। हाँ, तो पहले पी का बताओ। हाँ, पी का इधर बच रहा है और क्यू का इधर बच रहा है, ऐसा है। तो आपने बोला कैपिटल लेके आएंगे, बिल्कुल सही बोला। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, क्वेश्चन कुछ ना बताता, तो बिल्कुल सही, हम लोग कैपिटल लेके आते या कैपिटल दे देते वापस। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला था, हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए कि किसका यूज करना है, थ्रू करंट अकाउंट। तो बस अब बस इतना काम है कि जो भी बैलेंस बचेगा वो हमें कहां डालना है, वो बैंक से नहीं एडजस्ट करना, वो हमें करंट अकाउंट में डाल देना है। ठीक है ना। तो पी का देख लेते कितना बच रहा है। तो टोटल आ रहा है 6 लाख 4,10,000 सही सा लग रहा है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। 73,437.5 माइनस 20, हाँ कितना 26, 46 नहीं है 26 है, 562.5 बाय पीस करंट अकाउंट। बस ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ने बोला है इसलिए, नहीं बोला होता तो नहीं यूज करते। और क्यू का कितना 330 प्लस 42 प्लस 44 62.5 प्लस 12,000, तो टोटल आ रहा है 4,28,062.5 428,62.5 माइनस 3,60,000, तो ये बच रहा है 68,062.5। तो इसको क्या लिख देंगे, 2 क्यूज करंट अकाउंट। सही है। अच्छा, अब बस बैलेंस शीट बनाने का काम रह गया। बट मैं आपसे एक सवाल बस आपकी चेक कर रहा हूं, बेसिक्स चेक करने के लिए पूछ रहा हूं। हमारा पी का एक करंट अकाउंट ओपन हुआ है, कितने रुपए का 26,562.5, और क्यू का करंट अकाउंट ओपन हुआ है कितने रुपए का 68,062.5। मेरा सवाल है पी का और क्यू का दोनों के लिए कि ये डेबिट बैलेंस बोलोगे इसको कि क्रेडिट बैलेंस। पी का और क्यू का दोनों का पूछ रहा हूं, डेबिट की क्रेडिट। बैलेंस तो पता लग गया बट ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, पहले पी की बात करो, पी की बात करो। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही, पी का डेबिट है, क्योंकि हमने लिखा बाय पीस करेंट अकाउंट और पी के कैपिटल में क्रेडिट किया है, मतलब पी का करेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, बिल्कुल सही। और क्यू की बात करें तो क्रेडिट, क्योंकि हमने क्यू के कैपिटल में डेबिट किया है तो कोरिस्पॉन्डिंगली हमने 2 क्यूज करेंट अकाउंट लिखा है। दैट मींस क्यू के करेंट अकाउंट को हमने क्या किया होगा, क्रेडिट करा होगा। बिल्कुल सही जवाब आ गया। और बस लास्ट पॉइंट मेरा इसी से रिलेटेड, अगर पी के करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में आएगा कि लाइबिलिटी साइड में आएगा। परफेक्ट, क्योंकि डेबिट बैलेंसेस सारे एसेट साइड में आते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस कहां आते हैं, सारे लाइबिलिटी साइड। बस ये मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था, बिकॉज कुछ बच्चों को यही प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी आपकी। बस अगर ये समझ आ गया तो अब मैं आपको खुली छूट दे सकता हूं, आप आराम से बनाओ बैलेंस शीट,
बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है, बस हाँ रीवैल्यूएशन याद रखना कि रीवैल्यूएशन में चेंज हुई है कुछ कुछ चीजें। तो डेट क्या थी भाई एडमिशन की? एडमिशन की डेट थी 31 मार्च, ऑन द अबव डेट लिखा था। तो एज ऑन 31 मार्च 2023। तो जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का केस आएगा, आपको बैलेंस शीट बनानी होगी तो डेट्स देख लेना भाई, कौन सी डेट को एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ हो रही है, उसी डेट की बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है ना? चलो आओ फटाफट से काम निपटाते हैं इसका। तो लाइबिलिटी से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल्स, तो पी क्यू आर। तो याद है पी का शायद कितना आया था 6 लाख, क्यू का आया था 3,60,000, आर का आया था 2,40,000 और टोटल कैपिटल हमने निकाली थी 12 लाख। ठीक है ना? उसके बाद अब बस क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखो, जहां वैल्यूज में बदलाव हुए वहां चेंज करो, नई चीज आई है उसको डालो, काम खत्म। जैसे क्रेडिटर्स 54,800, ये तो कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज आ जाएंगे 54,800। क्रेडिटर्स आ गए 54,800 के। अच्छा पीएनएल अकाउंट तो बट चुका था, काम खत्म हो गया था उसका। अच्छा एक लाइबिलिटी आई थी नई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। हाँ याद रखना, मतलब ये बस बातें ध्यान रखनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लाइबिलिटी कितने रुपए की आई थी? 6,000 रुपए की। एक नई चीज और आई थी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी, लाइबिलिटी साइड में हमें क्या दिखाना है? क्यू का करेंट अकाउंट 68,062.5, 68,062.5। तो यह है क्यूज करेंट अकाउंट, क्यूज करेंट अकाउंट। ठीक है ना? अच्छा अब एसेट साइड पे झांक लो फटाफट से इधर से। लैंड एंड बिल्डिंग 3,80,000 था वैसे तो, लेकिन ये बढ़ गया था कितने से? 40 कितने से बढ़ा था ये? अजीब सी फिगर थी, 40% से। अच्छा हाँ सही बोल रहे हो 40%। तो चलो कैलसी भी निकाल देते हैं। नई बैलेंस कितना आ जाएगा? 5,32,000। बस 40% मैंने प्लस कर दिया। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी 1,70,000 था, लेकिन ये कम हो गया था। प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए से कम हुआ था? 15% से। चलो तो 170 माइनस 15%, तो 144,500। तो कैलकुलेटर्स पे करते रहना फटाफट, सारी आ जाएगी फिगर्स। उसके बाद फर्नीचर में नो चेंज, ये एज इट इज आएगा 109। कितना है? 109,480। इसके अलावा स्टॉक में कोई चेंज था क्या? स्टॉक में नो चेंज, तो स्टॉक है 145,260 का। अच्छा सन्ड्री डेटर्स अगला है, माइनस प्रोविजन। हाँ वेरी गुड। तो वैसे तो ये 60,000 का था, बिल्कुल सही। इसमें से प्रोविजन माइनस होगा, जो हमने 3,000 रुपए का बनाया, तो ये बाहर आ जाएगा 57,000। उसके बाद बैंक ध्यान रखना 42,060 का था, लेकिन कितने रुपए से बढ़ गया? मैंने एंट्री लिखी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट 2,72,000। तो 2,72,000 से बढ़ गया कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। तो अब ये कितनी की आ गई? 4260 प्लस 272, 3,14,060। और बताओ एक चीज और रह गई क्या? पी का, शाबाश वेरी गुड, पी का करेंट अकाउंट। तो पी का करेंट अकाउंट कितना आया था? 26,562.5, 26,562.5। कुछ रहा तो नहीं? लगता तो नहीं कुछ रहा। बैलेंस शीट मिलाओ फटाफट से। 12,54,800 प्लस 6,000 प्लस 68,000 62.5, 13,28,862.5। उसके बाद इधर भी चेक कर लेते हैं। 5,32,000 प्लस 144,500, 109,480 प्लस 145,260,
प्लस 57,314.60 प्लस 26,562.5, तो ये भी सेम आ रहा है टोटल 13,28,862.5। चलो जी, डन। चलो तो बधाई हो, एक वर्कशीट और हो गई। तो मजा आया करके, मतलब थोड़ा अच्छा लगा करके, कॉन्फिडेंस आ रहा है करते करते। चलो वेरी गुड।